किया था। जी और वो विचारधारा इतनी फैली कि एक समाज को, जो इस देश में पहले कभी बुद्धिज्म का आधार था, जी वो उसको जो है इस हद तक पहुंचा दिया कि उसको देश में अछूत के रूप में जानने लगे और उसका व्यवहार करने लगे। उस तरह से उसमें एक बहुत बड़ी जब घटना हुई इस मुद्दे को लेकर, तो इस देश में थोड़ी देर के लिए वो व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई। और उसके बाद एक देश में एक ऐसा लहर आया कि लोग सामंजस्य रखकर, भेदभाव भुलाकर इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जो आजाद हुआ 47 में। उस 47 के बाद आजाद तो हुआ, प्रथम नेतृत्व ने उस बात को संविधान दिया। प्रथम नेतृत्व में एक समाज में कैसे भाईचारा है, कैसे बंधुत्व का है, कैसे यह देश फिर से उस धारा में जाए कि यह देश विश्व स्तर पे अपना नाम करे, और जो विश्व गुरु का जो खिताब है वो आदर्श भारत के रूप में कैसे जाना जाए। लेकिन इसके बाद उस स्थितियों को, वो जो धारा थी विकृत सामाजिक व्यवस्था की, वह बनी रही और धीरे धीरे करके वो अपना घर किया। और देश में आज हर संस्थानों में उसने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। देश में चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे और अदर्स एसटी के हो, सबके साथ वो वही व्यवहार करना चाहते हैं। उस समाज को उसी तरह से रखना चाहते हैं जिस तरह से देश में वो आहत रहे और गुलाम की स्थिति में पैदा करें काम। तो ये स्थिति के कारण वो एक आतंक और भ्रष्टाचार के तहत वो जोर चलता है। तो आज जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, जो इस देश में कैसे आत्महत्या किया, और वो उन्होंने सुसाइड जो नोट दिया है, तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाती। और जो सीजीआई के ऊपर जो जूता का फेंका गया, वो एक मिसाल बना कि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे, देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे, जिसको माइलॉर्ड कहा जाता है, उस पर इतनी बड़ी मानसिकता बनी कि जूता फेंक दिया। तो इस तरह से ये घटनाएं अभी रायबरेली में एक घटना हुई। तो ये घटनाएं लगातार बराबर हो रही हैं, कोई ये नई घटनाएं नहीं है, ये लगातार होती चली आ रही। लेकिन इसमें एक जो सीजीआई साहब ने एक चैलेंज दिया है इस देश के लोगों को कि ये इस घटना को उन्होंने तो माफ तो किया है, माफ करके ये चैलेंज दे दिया है कि देश में जो सत्ता पर बैठे लोग अगर इससे अभी नहीं सीख लेते हैं, तो देश में वो हालात पैदा होंगे जो 1818 में हुई थी, जो बेमई कांड हुआ, जो देश में जो है अभी नेपाल में हुआ, अभी बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो इस ऐसी घटनाओं को कहीं रोका नहीं जा सकता है। इस देश की सत्ता को इस बात को समझना चाहिए, और अगर नहीं समझते हैं तो इसके अंजाम भी बुरे सामने दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से घटनाएं को रोकना होगा, और इस देश के खास तौर से जो दलित समुदाय के लोग हैं, या पिछड़े समाज के हैं, या अल्पसंख्यक हैं, और या देश के जो समानता चाहते हैं, जो देश में भागीदारी चाहते हैं, जो देश में हर व्यक्ति को समान समझना चाहते हैं, उन सभी का यह दायित्व बनता है कि सब लोग मिलजुल कर एक साथ खड़े हों, फिर से प्रथम नेतृत्व की तरह वो धारा को लाए और उस धारा के तहत देश को चलाने काम करें। अन्यथा ये देश फिर से गुलाम होने की स्थिति में पहुंच रहा है। अभी आपने चाइना का देखा कि चाइना में कितनी जगह घेर लिया है, अपने कब्जे में कर लिया। दूसरा वो तैयारी कर रहे हैं फिर से हमला करने का, और ये हमला विदेशी ताकतों से होगा। ये इनकी कारण से जो देश में सत्ता चल रही है, वो जो भेदभाव और जो मानसिकता को जाहिर किए हैं देश में, उस मानसिकता के तहत यह देश फिर से टुकड़ों में बंटने की स्थिति पहुंच रही है। इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये आसानी से नहीं, ये देश के तमाम जो ये समाज के लोग हैं, इन सबको एक साथ खड़ा होकर इस देश को बचाने का काम करना होगा। बिल्कुल, आपने जो अभी तक कहा, मैं आपको रोकते हुए कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। हमारे समाज की नेत्री बहन कुंवारी मायावती जी कहे जाती हैं, दलित समाज के नाम से जानती है, दलित की बेटी के नाम से जानती है। और अभी कुछ ही दिन पहले उनके 9 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा था, लोग सुन रहे थे कि निश्चित रूप से बहन जी ये जूता कांड पर बोलेंगी, संविधान का जो अपमान कर रहे हैं उन पर बोलेंगी, मगर बहन जी नहीं बोली। दलितों का चाहिए। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नहीं बोला, नितिन राम मांझी नहीं बोले,
रामदास अठावले बोले क्या, उस थैली के चंटे की तरह बोले। और हमारे समाज के दलित सांसद, दलित मंत्री, दलित राष्ट्रपति सब होने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि दलित का देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या वो जांच चली जाती है? मैं पूछना चाहता हूं, ये जो जूता फेंका गया, ये जांच दे करके फेंका गया या समाज के आईना के लिए देखा गया, फेंका गया, या इनका नेतृत्व स्वीकार नहीं है? आज बात कर रहे हैं कि सब लोग मिल करके आ जाओ। भाई ये बताइए, जूता मारने वाला व्यक्ति तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हो जाए? अब किस तरीके से इन विकृत मानसिकता के लोगों को हम बात कर सकते हैं? आज जब चुनाव आता है तो अभी मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में दलित घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बताते हैं, बहुजन समाज की राजनीति की सबसे बड़ी नेत्री बहन कुंवारी मायावती, जिनकी राजनीतिक दलित स्वाभिमान के नाम पर खड़ी है, आज ऐसे मुद्दे खामोश हैं। ना कोई सशक्त बयान है और ना कोई बड़ा आंदोलन है। बसपा जो कभी अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाती थी, आज वो केवल ट्विटर और बहानेबाजी या बयानबाजी तक सीमित हो गई है। इतना ही नहीं, बिहार में, अगर बिहार में चुनाव आ रहा है, दलितों के नाम पर ठिठोरा पीटेंगे, दलितों को गुमराह करेंगे। चिराग पासवान हो या जितिन राम मांझी हो, ये सभी लोग वोट तो लेते हैं दलितों का, बात करते हैं दलितों की, दलित के साथ जाना चाहते हैं, और मगर दलित का जब उत्पीड़न होता है तो ये चुप्पे रहते हैं। जैसे जितिन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, रामदास अठावले जैसे नेता सत्ता के समीकरणों को इतना उलझा चुके हैं कि दलित उत्पीड़न पर एक ठोस आवाज नहीं उठा पाते। सत्ता में बने रहने की इनकी मजबूरी है और अपने समाज की पीड़ा दूर नहीं कर पाते, बल्कि स्वार्थ की चक्की में पिस जाते हैं। यह बेहद चिंताजनक विषय है। दलित का वोट की राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले ये नेता जब उस समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ चुप्पी नहीं तोड़ेंगे या चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, तब तक ये दलितों का उत्पीड़न होता रहेगा। चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो जाए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे वो राष्ट्रपति हो जाए या कुछ और हो जाए। इतना ही नहीं, नाम सभी लेते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का, नाम चाहे भाजपा हो, चाहे भाजपा के आरएसएस हो, और वो नाम लेता है, मगर काम कुछ नहीं होता है। संविधान के लोग, तथाकथित लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का, संविधान का अपमान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक मिश्रा जी हैं, उन्होंने संविधान पर सीधे सीधे टिप्पणी किया है, और ये नहीं वो अधिवक्ता है, वो कह रहे मैं संविधान को नहीं मानता हूं। अब आप जरा बताइए, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो तो फिर देश में क्यों रहते हैं? अगर अभी हमारे पास एक न्यूज आई है, वो व्यक्ति केवल करवा में सच्चाई कह दी। बात थोड़ा धार्मिक है, मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं बात सच्चाई कहा। उन्होंने कहा करवा से सूरज का क्या संबंध है, चंद्रमा का? करवा पूजने से ये सूर्य का और चलनी का क्या संबंध है? ये दिया का और करवा का क्या संबंध है? इस बातों पर उन्होंने टिप्पणी किया, मुकदमा लिखा गया, जेल चला गया। मगर आज सीबीआई पर जूता फेंकने वाले, मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले और संविधान का अपमान करने वाले, बाबा साहब को गाली देने वाले आराम से घूम रहे हैं। आखिर क्यों? हमारा प्रश्न ये है। और जब उत्पीड़न होता है तो यही दलित बड़ी बड़े भाषण देते हैं और दलित बराबर मजा लेते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों सन्नाटा है? दलित नेताओं की चुप्पी, जब दलित पीड़ा पर छा जाता है सन्नाटा। बताइए पीछे कुरेल जी, ये कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? कैसे लोगों को न्याय देंगे? कैसे हक देंगे? केवल आरक्षण बाबा साहब ने दिया था और वहां तक जाने के लिए, मगर उत्पीड़न हो रहा है तो रुकेगा कैसे? इस पर हमें बात बताइए जी। देखिए, सवाल आपने एक साथ बहुत कर दिए जी, और सवाल एक अलग अलग करके रखना चाहिए तो ज्यादा अच्छा मैं एक साथ इसलिए रख दिया हूं। अब मैं एक प्रश्न करूंगा। दलित नाम पर, अब इसलिए मैंने एकदम पढ़ दिया कि ये नेता चुप रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, पहला प्रश्न ये है कि दलित बन करके सुरक्षित सीट से जीतते हैं, अपने आप को दलित कहलाते हैं, और मगर जीतने के बाद दलित की पीड़ा पर क्यों नहीं बोलते हैं? पहला प्रश्न। देखिए, मैं जहां तक जो है, जो बसपा की राजनीति है मायावती जी, जी, तो
मैं मानवर काशीराम जी के साथ काम किया। मानवर काशीराम मुझे जोड़े थे जी और बाखूबी उस काम को अंजाम देने का हम लोगों ने काम किया। हमारे जैसे करीब सैकड़ों लोग जो है उस मिशन के हिस्सा थे। जी और जब मायावती जी को आगे किया गया तो मायावती कुछ समय तक अच्छी चली। इसके बाद वो मिशन से दूर होकर जिस को विरोध में हम खड़े हुए थे, जी जिसे मनवाद कहते हैं या ब्राह्मणवाद कहते हैं या जी विकृत सामाजिक व्यवस्था को जिसके हम विरोध में खड़े हुए थे, जिसके विरोध में आंदोलन चला था, वो खास तौर से मायावती उसका हिस्सा बन चुकी है। वो मनवाद को भले स्वीकार न किया, लेकिन मनवाद अपने में धारण कर लिया। आज जो काम करने वाला है, जो मिशन में काम करने, उससे कभी न तो मिलती है न मिल सकती है, जिसके कारण से वो केवल इस देश के लोगों को धोखा दे सकती है। इस देश के लोगों को एक तरह से बड़ी मनवादी व्यवस्था को ये लाने की स्थिति में है, जो भाजपा के साथ खड़ी है। एक तरह से वो भले दूर से न दिखाई देती हो, लेकिन पूरी जो विचारधारा के तहत वो भाजपा का हिस्सा है। इस बात को हमें पूरी तरीके से समझना होगा। जितने सोशल वाले लोग हैं जो मिशन में काम किया है, वो अच्छी तरीके से मायावती के बारे में समझते हैं, इसलिए मायावती के साथ वो नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में जो आपने माजिद साहब की बात कही या जी चिराग जी की बात कही, तो ये सारे लोग इस देश में कभी उस लोकतंत्र के लिए नहीं खड़े हुए जो प्रथम नेतृत्व ने, चाहे वो जिस समाज से रहे हो, लेकिन जो प्रथम नेतृत्व बना था वो देश में वास्तव में ईमानदारी के साथ इस देश में एका चाहता था। और चाहे गांधी जी रहे हो, गांधी जी भी बहस के बाद वो उस धारा पर आते थे जहां एका हो। ये लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वो अलग चीजें हैं, लेकिन हम प्रथम नेतृत्व पर सम्मान करता हूं कि प्रथम नेतृत्व ने उस विकसित व्यवस्था को हटाने के लिए या उसके खिलाफ एक अभियान दिया गया था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई थी, जो संविधान बना, जो बाबा साहब को उसमें मौका मिला, जो बाबा साहब जो संघर्ष था पूरे देश में, बाबा साहब की एक आवाज बनी थी इस देश के समानता के लिए, लोगों के हर व्यक्ति के लिए उनकी आवाज थी, उसको न्याय देने के लिए, दिलवाने के लिए। उसी तहत बाबा साहब ने संविधान को बनाया, किसी को उन्होंने अलग नहीं किया। उनका विरोधी था, उसको भी वही बराबरी का रास्ता दिया गया। लेकिन इसके बाद देश में वो लोग जिनके ऊपर ये छोड़ दिया गया कि नहीं ये कर लेंगे, आज उसको जवाबदेही किसी को नहीं बनाया गया। प्रथम नेतृत्व ने जवाबदेही नहीं बनाया, वो ये समझे कि नहीं जैसे हम कर रहे हैं वैसे ये लोग करेंगे आगे, और ये समाज सभी एक हो जाएगा और ये सबकी भागीदारी होगी या देश प्रतिनिधित्व पर चलेगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि जो शासक बनता है, जो प्रतिनिधित्व स्थिति में जाता है, जाता लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लेकिन वो राजा हो जाता है। इस देश का जो राजा था वो बाहुबली हुआ करता था, चाहे उसको दूसरे रूप में अगर देखते हैं अब हम, तो उसको भ्रष्टाचार के रूप में देखते हैं, आतंकी के रूप में देखते हैं। ये व्यवस्था उस समय थी जो कभी समाज के बारे में नहीं देखा। तो आज भी इस देश की सत्ता पर बैठने वाला वो व्यक्ति राजा की तरह काम करता है, अर्थात इस देश को केवल अपने हित में और अपनी व्यवस्था के हित में समाज को तोड़ने का काम करता है। और ये व्यवस्था जब तक चलती रहेगी, जब तक इस देश के लोग जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, वो लोग पुनः उस धारा को नहीं, अगर अपने जाति और धर्म को अगर तिलांजलि नहीं देंगे, अगर वो उसी पर चलते रहे, तो फिर इस देश में कभी भी इस देश में समानता नहीं, उससे संविधान नहीं लागू हो सकता है। प्रश्न ये उठता है, आरक्षण रहा तो बाबा साहब की नजर में आरक्षण ठीक नहीं था, लेकिन उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, व्यवस्था ऐसी थी जो आरक्षण ठीक था। लेकिन आज अगर वो समाज अपने भागीदारी के लिए खड़ा होता तो यह देश में हर स्तर पर भागीदारी होती, फिर आरक्षण के माने कुछ नहीं होता, और फिर देश में जो तमाम अव्यवस्था पैदा होती है, ये अव्यवस्था खत्म हो जाती है। आज वो आरक्षण के पाने के लिए हर समाज के लोग दौड़ रहे हैं। वो यहाँ तक कि सवर्ण समाज जो सब अधिकार छेके हुए है, वो भी आरक्षण की बात करता है, आरक्षण लेने की बात करता है, वो आर्थिक आधार को दाव लगाता है। लेकिन उनको पर जो उत्पीड़न हुआ है,
जो उत्पीड़न हो रहा है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं रखते हैं और कभी उसकी चिंता नहीं करते हैं। उनको उसी तरह से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति देश में है, तो इस देश में जो आपके बीच से, जो इस देश में डिप्रेस क्लास से जो ऊपर पहुंचता है, वो उसी का हिस्सा बन जाता है। वो आपका व्यक्ति नहीं रहता है जिससे दिखाई दे रहा है। आज समाज में उत्पीड़न हो रहा है, चाहे धर्म के रूप में हो रहा हो, चाहे जात के रूप में हो रहा हो, लेकिन उस समाज के लोग केवल अपने हित में वो उस व्यवस्था के हिस्सा बने हैं जो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, उसके हिस्सा बने हुए हैं और इस समाज के लिए कुरैशी साहब, आपका प्रश्न बहुत लंबा, आपका जवाब है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दलित की राजनीति में सबसे बड़ी नेता मायावती बोली जाती हैं, लोग मानते हैं उन्हें, और उन्होंने रैली करके साबित कर दिया। मगर क्या मजबूरी है, क्या जरूरी है थी कि भाजपा के गुणगान करना पड़े, और उन्होंने जो दलितों का उत्पीड़न हुआ, जो प्रथम स्थान यूपी हासिल किया, क्यों नहीं बोली? पहला प्रश्न। देखिए, नेता तो बड़ी नेता के रूप में उभर चुकी हैं, उभरी थी, लेकिन आज की स्थिति जो है, जो देखते हुए वो नेतृत्व के माने में फेल है, वो बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और मायावती केवल देश के समाज को केवल तकलीफ दे सकती है और उनकी समस्याओं का कभी निदान कराने में सक्षम नहीं है, और ये पूरी तरीके से ज्ञात हो गया है। और चूंकि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर ईर्ष्या है, वो किसी भी समाज के लोगों से नहीं मिलना पसंद करती है। वो बाहुबलियों से, पूंजीपतियों से मिलती हैं और उस व्यवस्था के हिस्सा बनी हुई है जो व्यवस्था इस देश के लिए, मानव के लिए खिलाफ है, उनके लिए घातक है। उस व्यवस्था की वो हिस्सा बन चुकी है। मैं आपका कहना है कि मायावती अब अपना जो गिरीबान था, जो मायावती का वजूद था, वो गिरवी रख चुके हैं आपके जवाबों में अनुसार, और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। चलिए, मैं रोकते हुए, मैं हमारे बीच में बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो बुद्धिज्म को जानते हैं, सर्व समाज को जानते हैं, जो किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में बड़े राजनीतिक दल हैं, इनसे मैं बात कर लेता हूं। जिस तरीके से आप पासवान और मायावती दलित उत्पीड़न पर, जैसे रायबरेली में दलित की पीट पीट कर हत्या करना, हाथरस कांड होना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंके जाना, आए दिन दलितों का सिर मुड़वाना, उन पर पेशाब कर देना, या फिर हम कह सकते हैं भाजपा के मलमूत्र काल में मायावती सहित चिराग पासवान हो, या मित्र राम मांझी हो, या फिर रामदास अठावले हो, या फिर हमारे बीच में कौशल किशोर जी हो, या फिर जीते हुए सांसद और विधायक, ऐसे में बोल क्यों नहीं पाते हैं? भाई बताइए, हमारे बीच में भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी। सभी साथियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। देखिए सिद्धार्थ जी, उत्तर प्रदेश में क्या देश में ही दलितों के साथ जो होने वाला उत्पीड़न एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। दलित समुदाय को जो सम्मान है, समानता है और सुरक्षा का अधिकार है, पूरी तरह आज भी सोचिए 21वीं शताब्दी में भी नहीं मिल पा रहा इन लोगों को। हर साल हजारों मामले सामने आ रहे हैं। आपने हाथरस की बात की, बहन मनीषा का, आपको बहन मनीषा वाल्मीकि जो हाथरस में जो के साथ घटना हुई, दर्दनाक घटना हुआ उसका, या पूर्व में एक अमेठी में घटना हुआ, उन्नाव में हुआ, प्रयागराज में हुआ, या करंट समय की हम बात करें जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गोगोई जी की बात करें जिनके ऊपर जूता फेंका गया, या मैं अभी बात करूं जो फतेहपुर के रहने वाले वाल्मीकि जी हैं जिनकी उचाहार में पीट पीट की हत्या कर दी गई। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और यही नहीं, इसके अलावा ये व्यक्तिगत समस्या जिनको पीटा जा रहा, मारा जा रहा दलित के नाम पे, और तमाम कितने ऐसी चीजें हैं जहां जमीनों पे दलितों की कब्जा की जा रही है, जो कि बाहर निकल के आ नहीं पाता है। वो ना समाज में आ पा रहा है, ना मीडिया में आ पा रहा है। और यही नहीं, सरकारें ये कहते हैं दलितों के खिलाफ अपराध। जी 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 जी, ये आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ, आ रही। ये मैं ऐसा मानता हूं, ये एक महज संजोग नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जिससे जातिवादी मानसिक गहराई तक समाई हुई है इस समय। और रही बात मायावती जी की बात की आपने,
एक चीज देखिए, मायावती जी इस देश की, प्रदेश की नहीं देश की, मैं मानता हूं आज भी, हम मैं ही नहीं बहुत लोग मानते हैं, देश की सबसे सशक्त और मजबूत नेता उभर के आई थी। और उनके लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी सरकार को आज भी लोग एडमायर करते हैं। मगर मुझे समझ में नहीं आता, जहां दलितों की बात आती है पिछले कुछ सालों से मायावती जी उस पर जवाब क्यों नहीं देती हैं? अभी बहन जी इस पर जवाब क्यों नहीं दी? अभी आपने देखा होगा जो अभी रैली हुई है लखनऊ में 9 तारीख को, उसमें सभी जानते हैं कि उसमें बैकअप जो है बीजेपी ने दिया। बीजेपी ने बस दिया, बीजेपी ने ट्रेन दिया, कृपया सारे मैं चाहूंगा मैनेजमेंट। चेहरा दिखाने कष्ट करें जो लोग आए हैं लाइव पे, कृपया चेहरा दिखाएं, अन्यथा मैं सीट से मजबूर में हटाना पड़ेगा। चेहरा दिखा दें डॉक्टर जावेद साहब जी, और एक राजेश जी आए हैं। राजेश जी, राजेश जी मेरी आवाज सुन नहीं रहे हैं शायद, भाई इससे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप जी, बताइए। जी जी, मैं जी कह रहा था कि जो 9 तारीख को जो जी रैली हुई है बसपा की, सबको पता है कि किसने उसमें मैनेजमेंट किया। भाजपा ने मैनेजमेंट किया, बस भाजपा ने दिया, तमाम तरीके के सहयोग बीजेपी ने किया। मगर फिर भी उसके बाद भी व्यवस्था भले बीजेपी ने किया, मगर जो 4 या 5 लाख का क्लेम किया जा रहा है वो लोग बीजेपी के नहीं थे, वो लोग बसपा के थे, ओरिजिनल कैडर के लोग थे। आज भी बहन जी की तरफ लोग, जो दलित समुदाय है या बैकवर्ड समुदाय कुछ लोग हैं या माइनॉरिटी कुछ लोग हैं, आज भी बहन जी को एक उम्मीद की निगाह से देखते हैं। मगर मुझे नहीं समझ में आता है मायावती जी हमेशा इन दलितों के उम्मीदों को पानी क्यों फेर देती हैं। और रही बात आपने कहा बिहार में जो रामविलास जी के लड़के हैं पासवान जी, या मैं बात करूं मांझी जी की, आपने आज देखा होगा आज वहां पे एनडीए गठबंधन में ये लोग हैं, और इनको जो है 6 सीट मिली है पासवान जी को, सॉरी 29 सीट मिले हैं उनको आज गठबंधन में, और 6 सीटें मिली हम पार्टी को, मांझी जी को। आप देखिए इनकी भी मानसिकता निकल के आ जाएगी इसमें कि कितने टिकट अपने समाज को, दलित को दे रहे हैं लोग। मैं तो ये मानता हूं दलित उत्तर प्रदेश में हमेशा सरकारें बदलती रही हैं, और ऐसा नहीं केवल स्वर्ण ने यहाँ पर मुख्यमंत्री रहा है, स्वर्ण ने राज किया, बैकवर्ड को भी मौका मिला, दलित को भी मौका मिला। मगर जो ये दलित उत्पीड़न का मुद्दा है ना, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया, किसी ने भी धरातल पे काम नहीं किया। अगर मायावती जैसे सशक्त लीडर अगर उस पर काम नहीं कर रहा, तो सोचिए और बाकी लोग क्या काम करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि सशक्त नेता नहीं समझ में आया और सशक्त नेता नहीं आया, ये आपका आरोप है। हमारे साथ डॉक्टर जावेद जी आ चुके हैं। डॉक्टर जावेद जी कृपया लाइट जलाएं और कृपया आने कष्ट करें। डॉक्टर जावेद जी, डॉक्टर मेरी आवाज सुन रहे हैं? शायद डॉक्टर साहब जावेद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार दलित की राजनीति करते हैं। भाई ये बताइए, जिसे बहन जी पर लोग लगातार देखने की और चलने की उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि बहन जी बोलेंगे। हमारे बीच भाई किसानों के नेता हैं जो सहारनपुर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। इनका क्या कहना है जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। जैसे जूता फेंके जाना और इस तरह की घटनाएं होनी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं नौशाद त्यागी जी? मेरी बात सुने नौशाद त्यागी जी, कृपया माइक खोलें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश का एक दर्जा होता है, उनका एक रुतबा होता है, और जो हर एक किसी को स्वीकार होता है, हर किसी के जीवन का, हर किसी का उसका जो है वो डिसीजन वहां से जो देते हैं वही सबको मान्य होता है, सर्वप्रिय है वो। और एक दलित होने के कारण उनके ऊपर जूता फेंका जाता है, ये बहुत घोर निंदे है और सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा हर समाज के और हर वर्ग के लोगों को ये लड़ाई लड़नी चाहिए और इसका बड़े स्तर पे एक आंदोलन करना चाहिए। और मैं बता दूं, ये जातिवाद के ऊपर राजनीति करने वाले जितने भी आज तक अब तक ये जो चेहरे हुए हैं, जैसे बहन जी हैं और जितने भी चिराग पासवान जी हैं,
जो ये धर्म के धार्मिक के ऊपर राजनीति करने वाले हैं, इन लोगों को बहुत जल्द अब 2027 में जो है सबक मिलने वाला है। जनता का बहुत बुरा इन लोगों ने हाल कर दिया है, जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी, ये मेरा मानना है। आपका मानना ये है, मेरा मानना ये है कि दलित समाज के लोग नेता हैं, दलित समाज की वोट मांगते हैं और दलित उत्पीड़न होने पर ये चुप हो जाते हैं। तो ये किस तरीके से दलितों का उत्पीड़न रोक पाएंगे, कैसे दलितों को? ये लोग जो है अपनी अपनी संपत्तियों को बचाने में लगे हुए हैं। ये नेता नहीं रहे अब, ये अपनी संपत्तियां जो इन्होंने इकट्ठी की है, पब्लिक का जो है इन्होंने उत्पीड़न करके अलग अलग तरीके से जो इन्होंने संपत्तियां अलग अलग शहरों में इकट्ठी की हैं, उन सबको बचाने के लिए सत्ता के दबाव में ये भूल जाते हैं कि जिस समाज ने इनको नीचे से उठाकर आसमान पे बिठाया है, वो समाज अगर चाहेगा तो कल इससे भी बुरा हाल आपका हो जाएगा। ये लोग अब सत्ता के भोगी बन के बैठे हैं आराम से, और सत्ता के सामने मौन है, इसलिए कि इन लोगों ने अवैध संपत्तियां बहुत की हुई हैं और इसीलिए ये खामोश हैं। इनके नजरों में समाज कोई अहमियत नहीं रखता अब, ना ये समाज को मानते हैं। ये सिर्फ कहने को समाज के नेता हैं कि हम दलित के नेता हैं। अन्यथा अगर देखोगे तो दलित के साथ जब भी अत्याचार हुआ है, जब भी कोई इतना बड़ा कांड हुआ है, कोई भी नेता इसीलिए नहीं बोल पाता, उसको ये डर है कि सत्ता उनकी जो है जांच ना बिठा दे, उनको जेल में ना डाल दे। तो ये सब जो है भोगी हो चुके हैं, इन सब का बहिष्कार होना चाहिए और जनता को आंदोलन के रूप में बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए और इनको 2027 में सब लोगों को बाहर करने का काम जनता को करना चाहिए। जी, मैं कुरेल साहब से पूछना चाह रहा हूं, कुरेल साहब, जो चिराग पासवान हैं, दलित नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन अब मुख्य रूप से विकास और युवा नेता तक सीमित रह गए हैं। दलित पर अत्याचार के बयान पर वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि वो भाजपा से गठबंधन किए हुए हैं। जितिन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चुनाव आ गया है, दलित बनकर घर घर वोट लेने जाएंगे, मगर वो समीकरण साधने में लगे हुए हैं और दलित की राजनीति कर रहे हैं, मगर भाजपा की टोली दामन के साथ है। इसी तरीके से रामदास अठावले का भी है, वो भाजपा में कहीं उनका टिकट न कट जाए या भाजपा में कहीं से वो लटक न जाए या फिर उनको नुकसान हो जाए, इस तरीके से वो लगातार कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे तमाम अन्य भी नेता हैं जो बता रहे हैं कि केवल भाजपा में इसलिए है ताकि उनको सत्ता की कुर्सी की चाबी उनके हाथ तक रहे और उनकी तिजोरी भरती रहे, दलित मर जाए या जिंदा रहे। इनके सामने कुछ मजबूरियां भी बताया। एक सज्जन ने लिखा है, प्रमोद कुमार ने लिखा है, भाई ये ठिठोरा से लिखा, प्रमोद कुमार ने लिखा है, चुप क्यों रहते हैं मैं बताना चाहता हूं। नेताजी आप सुनिए जरा, पीसी कुरेल साहब ने बताया है कि दलित नेता चुप क्यों रहे। सत्ता या गठबंधन की मजबूरी, राजनीति में हित और टिकट की राजनीति, दलित वोट का इस्तेमाल पर अधिकारों की लड़ाई से दूर, मीडिया और जन दबाव का डर खत्म, जाति एकता से अधिक व्यक्ति हित स्वार्थी हो जाता है। इस तरीके के लगातार लिख रहे हैं। और एक सज्जन ने लिखा है, पुष्कर जी ने लिखा है, दलित समाज आज भी अन्याय झेल रहा है, लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधि सत्ता की राजनीति में व्यस्त है, ना कि सामाजिक न्याय की जंग में। तो आओ हम सब लोग उठ करके इसका कड़ा विरोध करें और ऐसे नेताओं को बेनकाब करें। तो पीसी कुरेल जी क्योंकि दलित नेता हैं और जाने माने नेता हैं, राजधानी लखनऊ में क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ी दिल्ली तक, तो मैं जानना चाह रहा हूं जो ये नेता चुप्पी साधे हैं, आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में इन नेताओं को क्या करेंगे? आप म्यूट करिए, म्यूट किया है, खोल लीजिए। आप अपनी माइक खोल लीजिए। आप ही ने म्यूट कर रखा है। भाई म्यूट खोलिए, अपनी म्यूट खोलिए, माइक सामने बंद है। माइक आपने बंद रखा, नीचे माइक होगी आपके फोन में। हाँ, माइक खोलिए कृपया, माइक बंद है।
नेताजी आपकी माइक बंद है, चलिए नेताजी माइक बंद है, कृपया माइक खोल लें। आपने बेटा माइक नहीं खोलो, कैसे होता? आपने बंद कर रखा है माइक। पीसी कुरील जी आपकी माइक बंद है। म्यूट कर सकते हैं, कराने नहीं। आप खोलिए, नीचे नीचे खोलिए, नीचे देखो रखा होगा, कैमरा बना होगा, माइक वाला ऑप्शन होगा नीचे। कोई वो ट्राई कर रहे हैं, आप डिबेट आगे बढ़ाइए, वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। चलिए मैं हमारे बीच में जी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए बाबा साहब ने, अगर मैं बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमको समानता का अधिकार दिया, मगर जमीनी सच्चाई है कि दलित आज भी दोयम दर्जे का नागरिक अपने आप को समझता है, क्योंकि उसको ऐसा बार बार महसूस कराया जाता है उसको जी। और इसके सबसे बड़ा दोषी देखिए अपना व्यक्ति जितना आपको समझेगा दूसरा गैर नहीं समझेगा। बहन जी को नेता किसने बनाया? दलितों बहन जी को दलितों ने बनाया। आज बहन जी दलितों के साथ क्या कर रही है? चुप्पी है। अब बहुत अच्छी बात देखिए, नौशाद त्यागी ने बहुत अच्छी बात की, जिस आम जनता ने आपको ऊपर बैठाया ना वही नीचे उतार देगा। और देख लीजिएगा अभी तो दलित अभी भी मायावती बहन जी से कहीं चिपका हुआ है। 9 तारीख को वो समझ में आ गया कि अभी भी दलित उनके साथ है, मगर वो दलितों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही है। जाके बीजेपी की गोद में बैठ गई है। उनको दलितों की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो सिर्फ इस बात की, उनके अकूत संपत्ति की और उनको अपने केसेस की, हमको जेल न जाना पड़े। और वही नहीं, मायावती ने जितने दलित नेता हैं, आप चिराग पासवान की बात कर लो, आप जीतनराम मांझी की बात कर लो, आपने कहा ना, आप बताइए पुराने मामले छोड़ दीजिए, जो हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, प्रयागराज में हुआ, आप बताइए ना जूता कांड कितने दिन का है? महीना भर भी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी जो ऊंचाहार में मारे गए, कितने दिन का हुआ? पीट पीट के मारा गया। अभी करंट की बात है। आप बताइए सिद्धार्थ जी, आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं, आप पत्रकार भी हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, आप बताइए किस दलित नेता ने यह मुद्दा उठाया वहां पे? किसी ने नहीं उठाया। मैं हम इसी तो बात को लेकर के पीसी कुरील साहब की बात से और नौशाद जी की बात से मैं बहुत 100% सहमत हूं। और ये नहीं है, देखिए मैं आज आपका टॉपिक आज दलित पे है और ये कोई ना सोचे, बहुत आप लोग सोच रहे होंगे और सुन रहे होंगे मेरी बात को, कोई ये ना सोचे कि दलित का मुद्दा है तो मैं दलित की बात कर रहा हूं। मैं दिल की बात कर रहा हूं, मैं अपने आत्मा की बात कर रहा हूं। वास्तव में दलित जो उत्पीड़ित है, बाबा साहब ने जो हमको संविधान के माध्यम से समानता अधिकार दिया, उसमें सबसे बड़ा दोषी जो है ना हमारे दलित नेता है। आप करंट टाइम में अभी एग्जांपल दिया ना, किसी नेता ने अगर उठाया हो अगर बात दलित की, तो बताइए आप किसी ने उठाया हो? तो किसी ने नहीं उठाया। बात एक सज्जन ने लिख रहे हैं, लिखा है भाई सुधाकर जी ने लिखा है, जरा सुधाकर सिंह जी ने लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि मायावती अपनी जनसभा कर रही है या बीजेपी का प्रचार कर रही है। दलित राजनीति की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं लोग, लेकिन वर्षों से जब दलितों पर अत्याचार होता है तो चुप्पी साध लेते। आखिर में भाजपा की बी टीम बनकर कितने दिन रहेंगी? क्या दलित समझता नहीं है? जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? अरे ऐसे ही कोई बी टीम नहीं समझता उनको भाई। बी टीम समझने के बहुत सारे वजह है ना। आपके अगर लखनऊ में आइए, लखनऊ में सारे अधिकारी बैठते हैं ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग के, किसी टीसी से मिल लीजिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिल लीजिए, आरटीओ से मिल लीजिए, एटीओ से मिल लीजिए, उनको दबाव डाला गया कि नहीं आपको बस देना है, आपको बस देना है। बस अगर आपको वो फ्यूल तेल मांगते हैं तो आपको फ्यूल भी देना उनको। इन्होंने बस की व्यवस्था कराई, फ्यूल की व्यवस्था कराई। मगर चलिए ठीक है, उन्होंने व्यवस्था कराई, इन्होंने मैनेजमेंट किया, इन्होंने रैली किया, अच्छी बात है, मगर कम से कम अपने समाज जिसने आपको नेता बनाया उसकी बात तो रखनी चाहिए थी ना। आप उसकी बात ना रख के आप वर्तमान सरकार की महिमा मंडन कर रहे हो। आप देखिए ये ज्यादा दिन वोट हमारी राज तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीसी कुरील जी से मैं पूछूंगा, पीसी कुरील जी, वोट हमारी राज तुम्हारी अब वक्त नहीं चलेगा। जी बताइए। ये तो केवल कहने के लिए है नाटक। ये बात तो कहने की है। देखिए दो चीजें हैं इस देश में। हम केवल मुंह से केवल राजनीति करते हैं। हम जो है
वास्तविक जो बाबा साहब के संघर्षों को हम भूल चुके हैं, मान्यवर काशीराम जी के संघर्षों को भूल चुके हैं। हम समाज में जो भेष में काम करना चाहिए उस काम से हम बहुत दूर हैं। हम केवल मुंह से, जैसे अभी एक आपने बयान सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो कह रहे थे कि अभी हम वो काम भूले नहीं है, हम तुम्हारे चमड़ा की जो है जूती बना के जो है बांटेंगे। ये जो बात कह रहे, तो इस तरह से केवल मुंह से करते हैं, वो आक्रोश पैदा करते हैं, वो ये करना नहीं चाहते। देश में, समाज में हम वोट को इकट्ठा तो करें, हम सेकुलर अगर हैं तो सेकुलर, अगर वो जो भ्रष्टाचारी है, जो आतंकी है, वो अगर इकट्ठा रह सकते हैं, तो आप जो है, जो हर व्यक्ति उनसे लड़ाई लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है, वो सब अलग अलग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग, वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज की बात करते हैं लेकिन हम अपने लिए। मायावती अगर बात करती हैं तो वो अपने लिए बात कर रही हैं, वो कैसे सुरक्षित बनी रहेंगी, कैसे वो दमन से दूर रहेंगी। तो ये सवाल इसलिए खड़ा है कि समाज के लोगों को उन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा जो हमारे पूर्व में जो लड़ाई महापुरुषों ने लड़े हैं उसको जैसे बाबा साहब ने भागीदारी का न्याय का कंसेप्ट रखा, वो किसी के ऊपर भी अन्याय होता था, चाहे यहाँ तक कि जो उन पर अन्याय करने वाले उसके ऊपर अगर अन्याय होता था उसकी भी बात वो उठाते थे और वो लड़ाई लड़ते थे। तो उनका एक मार्ग बन गया कि नहीं, हम समाज को मुख्य धारा का हिस्सा बनाएंगे। तो उसके उनकी लड़ाई से उस देश के वो समाज भी जो उसमें बुद्धिजीवी था वो उस बात को स्वीकार किया और उसके साथ खड़ा हुआ। आज जो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे अगर लड़ाई लड़ रहा है इस अव्यवस्था के खिलाफ, तो ब्राह्मण लड़ाई लड़ रहा है, ब्राह्मण पैदा भी कर रहा है लड़ाई और लड़ भी रहा है, दो चीजें। और जितने आप देखिए पत्रकार वगैरह हैं तो उनकी संख्या सबसे बड़ी है कि वो लड़ाई आपकी बात उठा रहे हैं, लेकिन ये लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि वो उनका बेस पर नहीं जाना है। और बेस पर जिसको दलित को और पिछड़े को और अल्पसंख्यक को बेस की लड़ाई लड़नी चाहिए, वो बेस की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जैसे हम आरक्षण की बात हमेशा करते हैं, हर समाज आरक्षण को लेना चाहता है, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ रहा कि यह देश अगर भागीदारी के सिद्धांत का जाएगा तभी आरक्षण की बात होगी। बाबा साहब अगर प्रतिनिधित्व की लड़ाई न लड़े होते तो आरक्षण न मिलता। जब वो एक ताकत होगी, जब एक सत्ता में स्थिति आपकी बनने होगी, तभी इस देश में उस पर फार्मूले पर बात होगी। आज देश में जिस दिन आप सभी इकट्ठा हो जाए, इस देश का जो सवर्ण है, जो आप पर अन्याय अत्याचार कर रहा है और वो करवा रहा है, वो भी आपके साथ खड़ा होकर लड़ेगा। क्योंकि आप ये समझते हैं अच्छी तरीके से, बहुत दिन से आप भी राजनीति से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, तो आपने देखा कि बाबा साहब का नाम लेकर, पटेल जी का नाम लेकर, गांधी जी का नाम लेकर इस देश में जो है वो सत्ता हासिल किया, लेकिन इसके बाद सबका नाम भूलकर गोडसे के नाम पर ये इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कम से कम बाबा साहब के आंदोलन को, पटेल जी के आंदोलन को, गांधी जी के आंदोलन को तो समझना चाहिए, अपने जो महापुरुषों का नाम लेते हो उनके आंदोलन को समझना चाहिए, उस पर खड़े होकर अपने स्थिति को साफ करो। इस देश में कैसे आपका वोट उनको दो जो आपके लिए खड़े हो, जो आपकी स्थिति को संभाले, जो आपके साथ चले, तो फिर इस देश में बात होगी। और जात के आधार पर अगर दोगे तो सबसे बड़े जातिवादी आप ही हो, आप ही जात का दुख भोग रहे हो, जात से उत्पीड़न हो रहा है, आप ही जात को बढ़ावा दे रहे हो। आज मायावती ने तो जातियों को शुरुआत तो मायावती ने किया है, जातीय आंदोलन को किसने किया है? मायावती ने किया है। तो इस तरह से ये लोग जो दलित समाज से जाते हैं या अल्पसंख्यक से जाते हैं, तो ये खुदे गुलाम बनने की स्थिति में रहते हैं, ये अपनी राजनीति भूल जाते हैं। जातवाद की बात कर रहे हो, अभी जातवाद तो अखिलेश यादव ने शुरू किया था, पीडीए उन्होंने शुरू किया, मगर जब उन्हें एक राज्यसभा सदस्य बनाना था, अध्यक्ष बनाना था या स्पीकर बनाना था, तो उसको उन्होंने ब्राह्मण को चुना। बना रहे हैं पीडीए, दलित की वोट लेना चाह रहे हैं, दलितों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो इन पर इस तरीके के जो दलित विरोधी है नेता, या दलितों का काम नहीं करना चाहते हैं, या दलितों का अहित करना चाहते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई भी रहा हो, तो इस पर समाज जाग गया। एक सज्जन लिख रहे हैं, मैं कमेंट पढ़ दूं, लिख रहे हैं, जनता जान चुकी है 2027 में इन पाखंडियों को जनता भगाएगी, महंगाई से टूट चुका है। जी
एक मिनट सर, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज आपने कहा, पीडीए की बात की, ठीक है, मैं मानता हूं कि पीडीए का नाम लिया अखिलेश यादव जी ने, और पीडीए अभी नाम केवल पेपर पे ही है, उनके स्लोगन में अभी कहीं धरातल पे दिखा नहीं है, बट नाम तो ले रहे हैं ना। बहन जी तो भी नहीं कर रही हैं। आप देखिए, बताऊं, जो अभी वाल्मीकि जी का जो हादसा हुआ, जो ऊंचाहार में, जो फतेहपुर रहने वाले हैं, आपको मैं बता दूं, देखिए, दलित का जो सबसे बड़ा, अगर दलित उत्पीड़न में सबसे बड़ा किसी का हक इसमें अगर उसका क्या बोले, अगर सबसे बड़ा हाथ है, तो दलित नेताओं का ही कोई आवाज नहीं उठा रहा। मैं बताऊं, अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो किस जात के हैं, जात बताने की जरूरत नहीं है, मगर बताऊं, जिस दिन ये हादसा हुआ 5 तारीख को, राहुल जी ने बोला, उनको संदेश दिया, वो तुरंत उस परिवार में गए, उनकी आर्थिक मदद की, और राहुल जी पर लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं। कल फिर उन्होंने जाने की कोशिश की हम लोगों के साथ, मगर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया और ले जाके वहां पे जेल में रखा, अस्थायी जेल में, पुलिस लाइन आईटी चौराहा लखनऊ के पास। तो मैं तो ये मानता हूं कि दलित नेता से ज्यादा अच्छे कम से कम अन्य नेता है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं कम से कम उसमें भागीदारी तो कर रहे हैं। आप हर किसी के मन पे, आप हर किसी के उसमें सोच पे आप आशंका नहीं लगा सकते हो कि इसके मन में क्या है। आप बताइए, कम से कम ये लोग आवाज उठा रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, हर तरीके से जा रहे हैं, वहां पे जेल भी जा रहे हैं उनके लिए। हमारे अध्यक्ष जी जेल भी होके आ गए कल। और बहन जी क्या कर रही हैं बताइए? बाकी जो नाम अठावले जी का लिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो जरूरत इस समय जात से ऊपर उठकर इंसानियत को समझने और सोचने की जरूरत है इस समय। एक सज्जा लिख रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा में अंधभक्त हैं, उसी तरीके से कुछ पार्टियों के अंधभक्त होते हैं, और वो अंधभक्त केवल उन्हीं का गुणगान करते हैं, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, या सत्ता के लालच में या सत्ता के विपरीत कुछ अपने नेता के गुणगान करते हैं। मगर हमें तो समाज का आईना होना पड़ेगा। एक सज्जन लिख रहे हैं, तो आप भोपू बजाइए, लेकिन इससे क्या होता है? हाँ, इतना जरूर होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारा समाज खिसक जाएगा और बहन जी फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपको कुछ भाजपा की तरह कुर्सी मिल जाएगी, मगर समाज को फिर धक्का खाना पड़ेगा। मैं उन नेता से मैं बताना चाह रहा हूं, नेताजी जरा सुन लीजिए। आप जो लिख रहे हो कि ठेकेदार की परिभाषा, मैं ठेकेदार इसलिए कर रहा हूं कि आपने समाज का ठेका लिया था। जुल्म होगा, जास्ती होगा। मानवर काशीराम साहब ने जिस समय जुल्म जास्ती की आवाज उठाई थी, उस समय बहुजन समाज 85% एक तरफ चल पड़ा था, साइकिल के पीछे पीछे चल पड़ा था, और घर घर से आवाज निकली थी। आज बहन जी, पहले बहन जी ने कहा था, जिसकी, मानवर काशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी भागीदारी, ये बहुजन समाज पार्टी के कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे बता रहा हूं, मानवर साहब ने कहा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मगर आज भागीदारी, जब हम पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारे विधायक ज्यादा थे, तो हमारा भागीदारी थी अभी पीसी कुरिल की कहावत की तरह। आज भागीदारी नहीं, पहले चाहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन जी ने ये किया, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी भागीदारी किया। इसका परिणाम है। और अगर नहीं मानते हो तो आप पूछ लीजिए नेताओं से। मैं बता रहा हूं, एक पूर्व जिला पंचायत चुनाव हो रहा था, लालजी भार्गव के घर में, विधानसभा सिदौली में लालजी भार्गव के घर में एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें स्वर्गीय अनुसूचित जात आयोग के सदस्य जी बैठे थे, और बीपी हंस बैठे थे, और अन्य नेता बैठे थे, जिलाध्यक्ष बैठे थे। उसमें भी पार्टी के टिकट के नाम पर रुपए मांगे जा रहे थे। कितने थैले लेते रहोगे? और जिस टिकट लड़ाते हो 148 और 200 सीटें पार, 200 वोट पा रहा है, ऐसे लोगों को लड़ाओगे तो समाज की सेवा नहीं किया, ऐसे लोगों को भागीदारी दोगे? अरे भाई, समाज की जो लड़ाई लड़ रहा, अब आप बताइए, जो दलितों की लड़ाई लड़ेगा, गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, मारा जाएगा, आप भाजपा के गुणगान करेंगे? बताइए महोदय जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप लिख रहे हैं तो सुनो, इसलिए क्योंकि आप लिख रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूं। आज मारे गए, अब आप जरा हरियाणा में मारे गए, एडीजीपी साहब हरियाणा में मारे गए, पूरन कुमार आत्महत्या किया, उन्हें साफ साफ लिखा। आपने क्या किया? आपने आंदोलन किया। वहां पर आम आदमी पार्टी आंदोलन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है, बसपा क्यों नहीं उतर रही है? बताइए नेताजी, मैं पूछना चाह रहा हूं।
और मैं बताना चाह रहा हूं, अब वो ढोल नहीं चल पाएंगे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चल पाएगा। अब दलित भी जान चुका है, अब ऐसे समाज के बीच जाएगा चाहे वो जहां सुरक्षित महसूस करेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि टिकट बेचना बंद करो, भागी देना शुरू करो, ठीक है। इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा। एक सज्जन और लिख रहे हैं, सर जी बहन जी सबको काम पर लगा दिया है, करते करते चर्चा अब सबको बहन जी की याद आने लगी है। शुरुआत तो शुरू हो गई है, आगे इनको भी काम पर लगाया जाएगा। बहन जी नहीं, एक दूसरे को नोचने वाले हैं, एक रैली सबको पागल कर दिया है। एक सज्जन ने लिखा है, मैं बताना चाहूंगा, ये पागल नहीं किया, ये भाजपा की मिसाल थी, और अगर नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ? सर्वोच्च न्यायालय पर जूता फेंका गया, दलित समाज पर जूता फेंका गया, फिर आपने चुप्पी को साध ली, आपने बात किया, दलित समाज से था, कोई ब्राह्मण समाज का नहीं था। आपको बोलना चाहिए था भाजपा सरकार से, और नहीं करते तो आंदोलन खड़ा करते, आपने चुप्पी साध ली। जी बताइए कुकरी साहब, जिस तरीके से ये कमेंट कर रहे हैं, एक सज्जन साहब बड़ी जोर से लगे पड़े हैं। किसान नेता कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी, किसान नेता कुछ बोलना चाहते हैं, जरा हाँ बोलिए 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 बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सज्जन ये लिख रहे हैं, हाँ जरा वो एक बार अपने इन 10 सालों में उस चीज को याद करें, दलित समाज के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, कितना खून बहा उनका, और जो नेता अपने समाज का, अपने भाइयों का खून देखकर एक शब्द जिसके मुंह से ना निकला हो, वो कैसे एक समाज का या किसी भी समाज का कैसे नेता हो सकता है? मेरा ये प्रश्न है। 2 समाज के लोगों ने बहन जी को नेता बनाया, दलित समाज ने, मुस्लिम समाज ने। मॉब लिंचिंग मुस्लिम के भी साथ हुआ, दलित के भी साथ हुआ, और रेगुलर बराबर हो, रुकने का नाम नहीं दे रहा है। और ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए, जिस नेता के मुंह से, जिसको इतने ऊपर गद्दी पे बिठाया हो, एक शब्द इन 10 सालों में ना निकला हो, और 10 साल के बाद वो फील्ड में आने के बाद दलितों के लिए एक शब्द ना बोल पाई हो, क्या वो नेता हो सकती है या वो नेता कहलाने के काबिल है? बहुत शर्म की बात है ये। बहुत अच्छा। मैं इस बात पे एक ही बात है ये कहूंगा सिद्धार्थ जी कि समय तो काफी हो गया। हाँ ये देश में जो जो स्थिति चल रही है, जो आपने सवाल उठाए हैं, उस सवाल को सही तरीके से हल होना चाहिए। देश में जो है, हम ये जो नेता दलित समुदाय से जो है, खास तौर से चाहे मायावती हो, चाहे जीतन राम जी हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, अठावले जी हो, तो इन लोगों को जिस व्यवस्था में जिसके हिस्सा बने हैं, अगर वही हिस्सादार बन के जो समाज पर उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, उस पर अगर सवाल उठाना शुरू कर दें और उस पर अगर बात करना शुरू कर दें, तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इस देश की सत्ता में जाना चाहते हैं, तो ये महापुरुषों की, उन बाबा साहब और मानवर काशीराम जी के आंदोलनों को याद करें, और देश में उनके अधिकार के लिए, उनके कार्य के लिए आप खड़े हो, तो देश में सत्ता आपके साथ भागीदारी हो जाएगी, और अन्यथा आपको भागीदारी नहीं होगी, आपको गुलामी मिलेगी। दूसरी बात, मैं देश के समाज के लोगों से, खास तौर से इस देश में राहुल गांधी जी, जो आजकल अगर देखा जाए तो वो संविधान के लागू करने के लिए काफी प्रयासरत है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी मैं सराहना भी करता हूं कि जरूरत है देश में ऐसे लोगों को, लेकिन ये देश की लड़ाई होनी चाहिए। अभी लड़ाई में कमी है, कांग्रेस पार्टी में कमी है। जो इस देश में कमजोर तबका है, जिसे बहुजन समाज कहते हो, उसको कैसे साथ में जोड़ा जाए, कैसे लाया जाए, तो उसको गांव-गांव तक जाने की जरूरत है। उनको, नेताओं को, जो खास तौर से उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको अपने आप से वो पर्दा हटाना पड़ेगा कि नहीं, ये कमजोर है, ये दलित है, उसके पास भी उन्हीं को जाना होगा, तभी वो जुड़ेगा। क्योंकि मानवर काशीराम जी की मैं बात एक जोड़ देता हूँ
कि मानवर काशीराम जी काम जब शुरू किए थे तो केवल वो विचारधारा को लेकर नहीं चले, लोगों के साथ जुड़े। जैसे मैं पहला व्यक्ति हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, और मैं खास तौर से मानवर से जुड़ा भी नहीं था, क्योंकि मैं एक सामाजिक तौर से गांव स्तर 78 से मैंने राजनीति शुरू की थी और काफी ऊंचाइयों को हमने पाया और समाज को उसके भला किया। लेकिन इसके बाद मानवर जी मेरे घर 86 में घर पहुंचे, अनजान तरीके से उनको कहीं से खबर मिली और घर पहुंचे, तो उनको घर में जाकर जबरदस्ती हमसे मीटिंग करवाई, मीटिंग किया। इसके बाद उन्होंने केवल अपने साथ उस व्यवस्था को जोड़ने के लिए बात कही, तब से मेरा परिवार उनके साथ जुड़ा। तो आज नेता जो है ये किसी को पूछना नहीं चाहता है, ये चाहता है कि वो मेरे पास आवे पर्ची लगाकर, तो वो इसलिए नहीं जाता है कि उसके साथ आप वही भेदभाव करते हो जैसे देश में गुलामों के साथ होता रहा है। हर नेता ये चाहता है कि एक चीज कुछ पाने के लिए आया है, वो काम करने के लिए जाता है, वो सामाजिक नेता है। वो सामाजिक नेता अपने स्वाभिमान को नीचे करके आपके पास नहीं जाएगा। ये मैं राहुल गांधी को भी कहता हूं, इस देश के जो नेतृत्व है, जो इस देश में समानता लाना चाहते हैं, उनको भी इन चीजों को समझना होगा और समझकर जो है काम करना होगा, तभी उस समाज को इकट्ठा कर सकते हो। वो समाज को अगर न्याय देना चाहते हो तो फिर उनको अपने साथ जोड़ना भी होगा, उनके सम्मान का ध्यान रखना होगा, तभी देश में ये विकसित सामाजिक व्यवस्था खत्म होगी। तो इस विकसित सामाजिक व्यवस्था को खत्म करना सबका लक्ष्य है। इस देश में जो सेकुलर की राजनीति करते हैं, दलित का जितना है लक्ष्य उतना सबका है, क्योंकि इस देश में अगर सवर्ण को भी कुरील साहब, क्योंकि समय हमें घड़ी इजाजत नहीं दे रही है, घड़ी ज्यादा बज रहा है, इस तरह की राजनीति करनी होगी कि विकसित सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा इस देश में सवर्ण भी गुलाम बनेगा, ये इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस देश में विकसित सामाजिक व्यवस्था वो किसी के लिए ठीक नहीं हो सकती। ये देश की स्थिति है। तो इसलिए हम यही बात कहना चाहता हूं कि देश के हर जो हमारे लोग सोशल जो काम कर रहे हैं, खास तौर से उनको भी कुछ खास चीजों को स्वीकार करके सामाजिक स्तर पर बात उठानी होगी, और उसमें जो नेतृत्व करता है उनको उनके साथ जुड़ना होगा। इस देश में किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन देश की भागीदारी सिद्धांत से सरकारें बने तो इस देश में सारी स्थितियां ठीक हो सकती हैं। वो भागीदारी की स्थिति ये नहीं कि केवल सत्ता में भागीदारी लाओ, जैसे मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का एक पार्ट लाई, सोशल इंजीनियरिंग से सरकार तो बनाई और नेतृत्व भी उसमें भागीदारी किया, लेकिन इसके बाद समाज की भागीदारी नहीं किया, समाज को उसी गुलामी के स्तर पर छोड़ दिया। ये कारण है, इसको बड़ी बारीकी से सबको समझना होगा, तभी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। चलिए, अब आप दलित समाज को अंतिम 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड से अधिक से आपको समय दे रहा हूं, कुछ कुरील जी, दलित समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि डिबेट का समय समाप्त हो गया है। मैं केवल आपको पूरा राउंड घूमने के लिए 2 मिनट है जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मेरा संदेश यही है, मैं सभी से, कि सब लोग एक जो जैसे इस देश में क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप किससे छोड़ी जा रही, किसको वो खत्म करना चाहते हैं, आपकी शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं, आपको जो है इस देश के रोजगार और नौकरी से बाहर करना चाहते हैं, इस देश में आपको पेंशन से बाहर कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को, मुद्दों को इस तरह से बनाकर हम उनको लेने के लिए कि ये देश के हम हिस्सेदार हैं, ये हमारा हक है, मैं लेंगे, और हम लेने के लिए सब लोग उसके लिए तैयार हो जाएं, जो वंचित है वो समाज के, और उसी आधार पर हम सबको आगे बढ़ना होगा। और जिस दिन हम लोग सभी लोग वंचित के लोग इस अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाएंगे, तो इन देश की जो इस अधिकार से दूर करना चाहते हैं वो हाथ जोड़ने के लिए मजबूर होंगे, अन्यथा इस देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह देश हम सबका है, किसी भेद का नहीं है। ये हमारे बिल्कुल कुरील साहब, हमारे बीच में भाई ब्रज रावत साहब, जो ब्रज मौर्य जी हैं, जो बड़ा किसान कांग्रेस के जनहित के मुद्दे लड़ा करते हैं, दलितों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ते हैं, अल्पसंख्यक समाज की लड़ते, किसानों की लड़ते, सब समाज की लड़ते, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें दलितों में आक्रोश है जी।
मैं बहुत छोटे में संक्षिप्त में बोलूंगा। जी बहन जी ने, हम देखिए, हमने कभी, हमको मौका कभी नहीं मिला पीसी कुली जी साहब जैसे कि हम कभी कांशीराम जी के साथ काम कर पाए, मगर हम कांशीराम में जी के बारे में सुना, जैसे आज मैं इनके मुखारबिंद से सुन रहा हूं। कांशीराम जी की वजह से मैं वास्तव में राजनीति में आया। भाई बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने एक रास्ता दिखाया, कांशीराम जी ने करके दिखाया कि तुम भी कर सकते हो, और ऐसे हम जैसे पिछड़े और दलितों को राह दिखाई। और वास्तव में सच्चाई है कि मैं उन्हीं की राह पे चल के यहां तक पहुंचा हूं। मैं भी बहुत गरीब और सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं मैं। और बहन जी सिर्फ आम दलित का ही नहीं, आम दलित का ही सपना, आम दलित का ही उम्मीदों को नहीं कुचल रही है। उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की उनके सपनों को भी उन्होंने कुचलने का काम किया है। मैं दलित समाज को एक मैं उनको एडवाइस करना, सलाह देना चाहूंगा। सबको पता है इस बीजेपी सरकार ने आर्थिक रूप से इस देश के साथ और आम जनता के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रही है, किस तरीके से पूंजीवाद के तरीके सरकार को चला रही है, सिर्फ बड़े उद्योगपति को पूछ रही है। तो बीजेपी में तमाम अंधभक्त हैं, मगर मैं आम दलित और बैकवर्ड बहुजन समाज से बोलूंगा, आप अंधभक्त ना बनिए। अंधभक्त मैंने 9 तारीख को महसूस कर लिया, सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बहुजन समाज पार्टी में भी बहन जी के नाम से लोग अंधभक्त है। अगर अंधभक्त ना होते, वो भीड़ वास्तव में, वो भीड़ बीजेपी की नहीं थी, भीड़ सिर्फ और सिर्फ वो बसपा की भीड़ थी। और बहन जी के साथ जो अभी भी लोग उम्मीद लगा कर रखे हैं, उनकी उम्मीद थी। मैं कहूंगा कि कम से कम अब तो जागो और सच पहचानो, और जो आपके साथ लगा हुआ है ऐसे लोगों के साथ काम करो। जैसे राहुल जी की बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे कहने पे आप राहुल जी के साथ जुड़ ही जाइए, मगर राहुल जी जो कह रहे हैं उसको गहनता से, गहराई से सोचिए, समझिए। वास्तव में अगर दलित के लिए कोई काम करने वाला है तो राहुल जी के अलावा कोई देश में और नहीं है। आपको राहुल जी को एक मौका देना पड़ेगा। नहीं मेरे कहने दीजिए, आप सोचिए उस पर, और सोच के एक मौका दीजिए और अनवक्त ना बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है और देर से डिबेट शुरू हुई थी। कृपया कल फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आएंगे। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। कल हजरतगंज लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम होना है, जो परिवर्तन चौक के नाम से जानते हैं। वहां पर 2 बजे लोग 1 बजे आना शुरू करेंगे, 2 बजे वहां से हजरतगंज तक पैदल मार्च करेंगे। ये सामाजिक संगठन के सभी तमाम पदाधिकारी भाग लेंगे। तो मैं चाहता हूं जितने सामाजिक संगठन के हैं या फिर जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान प्रेमी हैं, क्योंकि जूता कांड को लेकर के ये बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और सभी सामाजिक संगठनों का एक महासंगम होगा। तो मैं चाहता हूं कि सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की डिबेट के लिए नमस्कार।